तो एक लास्ट क्लास में अब हमने देखा था कि सबसे पहला सिद्धांत देखा था कौन सा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना। वो किसने दिया था, वेगनर, एल्फ्रेड वेगनर 1912 में। ठीक, ये चल लो। फिर 1912 के बाद 1930 में आए, फिर कौन थे वो, आर्थर होम्स। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, संवहन धारा। ठीक है, कन्वेक्शन जो करंट है उसका, उसमें हमने देखा था अपसारी संबंध धारा और अभिसारी संबंध धारा देखा था, जिसके कारण हमने देखा था कि विखंडन हो रहा है और निर्माण भी हो रहा है, वो हमने देखा था। फिर हमने देखा कि उसमें भी थोड़ा सा मतलब उनका फ़ायदा था कि उन्होंने बता दिया कि गत्यात्मक स्वरूप है, लेकिन अभी तक सागर का जो तल है उसके बारे में किसी ने नहीं बताया कि सागर का तल के मूवमेंट कैसे हो रहा है। कि महाद्वीप के बारे में बात हो रही थी अभी दोनों सिद्धांतों में, हमने पीछे देखा था। उस सिद्धांतों में क्या है, महाद्वीप है, पेंजिया है, उसका विखंडन कैसे हुआ, वो कैसे बना, ये नहीं बना, लेकिन सागर का भी तो एक तल है। ठीक, इधर देखो, हाँ ठीक है, सागर का भी एक तल है। तो सागर के तल के बारे में भी तो किसी ने जानकारी नहीं दी थी, तो वो तो हमने तो उनकी आलोचना में लिखा ही था कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचना में, कि वहाँ पे उन्होंने जो महासागरीय तल है उसके बारे में बात ही नहीं करी कुछ भी। इन्होंने थोड़ी बात करी थी संबंध धारा में कि भाई महासागर का तल आएगा, वो उससे टकराएगा तो भाई उसे महाद्वीपीय मग्नी तट पे वो ऐसे उठ जाएगा, फोल्डेड माउंटेन बन जाएंगे, ऐसे करना बताया था। लेकिन फिर भी और ज़्यादा जानकारी नहीं हुई थी। तो फिर क्या वही हमने देखा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ना बहुत सीमित जानकारियाँ भी नहीं थी हमारे पास, जानकारी सागर तल के बारे में जानकारी भी नहीं थी, ऊपर से कि इसके नीचे तल है जो उसमें क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या नहीं घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पहले जानकारी कम थी, तो हमने ये लिखा है यहाँ पर परिचय में कि पहले सागर तल की सीमित सूचनाएं थी, बहुत कम जानकारी थी सागर तल के बारे में। फिर द्वितीय विश्व के आसपास आके 1939-45 का समय था ना, उस समय के पास आते आते सागर के तल के बारे में कंप्यूटर मैपिंग वगैरह बहुत अच्छे से होने लगी, ठीक से होने लगी, तब ठीक से और ज़्यादा चित्र मिलने लगे, तब हमें और ज़्यादा उसके बारे में जानकारी मिलने लगी सागर तल के बारे में। तो फिर बाद में क्या होगा, 1961 में हैरी एस ने, मतलब द्वितीय विश्व के बाद में थोड़ी जानकारी हमें जब मिलने लगी तो 1961 के आसपास, क्योंकि द्वितीय विश्व का समय काल क्या है 1939 से 45 तक, उसके बाद में 1961 में हैरी एस ने ये सिद्धांत दिया। अब क्या है इस परिचय में, इसमें क्या है इनका सागर नितल सिद्धांत किसे बोलोगे, सागर नितल प्रश्न, यानी सागर नितल पर मध्य महासागरीय कटकों, ये क्या पढ़ते हैं कि सारे होने वाली ज्वालामुखी गतिविधियों, इसके सहारे से जो सिद्धांत दिया जा रहे हैं, सागर नितल के सहारे से सिद्धांत दिया रहा है कि सागर नितल है, जो सागर का तल है, ये जो हमने यहाँ बना रखा है, ये क्या है एक तरीके से ये सागर का तल है, ये वाला जो पूरा, इसमें ना नीचे से हमने बात करी थी, पीछे से की बात करी थी कि पीछे से लावा ऐसे हिट कर रहा है नीचे से, पीछे वाले सिद्धांत में देखा था, तो उसमें लावा हिट कर रहा है, तो हमने महाद्वीप में देखा था। अब लेकिन सागर का तल है, इस पर भी तो लावा हिट कर रहा होगा नीचे, तो ये सागर का तल है, इस पर जो सागर के तल में जब लावा हिट करके यहाँ से निकलता है, ये कटक बोलते थे, जो मध्य सागर के मध्य में जब यहाँ से लावा निकल रहा है वहाँ पे ऐसे कर, जो सागर का तल है इसमें जो दरार पड़ जा रही है, यहाँ से लावा निकल रहा है, ये जो दरार को क्या बोलेंगे, कटक। ठीक है, मध्य, इसको रिज बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ कटक यानी रिज बोलेंगे इसको, जो इंग्लिश में से रिज बोलेंगे, रिज RIDGE। ठीक, रिज यानी मध्य महासागरीय कट। तो इसमें जो कटक आ जाती है, इसे कटक के यहाँ नीचे लिखा हो, रिज लिख लेना इंग्लिश में लिखना चाहो तो, कि सारे होने वाली, अब इसमें ज्वालामुखी जो गतियाँ हो रही हैं कि यहाँ से जो लावा निकल जाएगा, यहाँ से तो ये तो आसान है इसको फोड़ना, ये तो पतला होता है, तो यहाँ से लावा निकल जाएगा, तो इसमें जो गतिविधियाँ हो रही हैं, इसको जो इसके आधार पर जो सिद्धांत दिया गया है, यानी सागर के तल के आधार पर जो सिद्धांत दिया गया, उस सिद्धांत को क्या बोलना है, सागर नितल प्रसरण। इन्होंने बताया कि सागर नितल, जो सागर का तल है ना, नितरा नीचे वाला, वो फैल रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, यानी कि नीचे से लावा आ रहा है और सागर नितल, ये देखो हमने देखा भी, आप इसमें समझेंगे कैसे बढ़ रहा है। तो मतलब इसी को समझ लो, मध्य महासागरीय कटक क्या है, जो मध्य महासागरीय कटक क्या है, यही वो चीज़ ऐसे ही लिखी है कि जो यहाँ पे ये बिल्कुल सागर का तल है, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है, महाद्वीप होगा वाला कहीं होगा, हम सागर की बात कर रहे हैं, इसके नीचे हिट कर रहा है लावा, तो ये मुताबिक पतली है। हमने देखा था ना कि जो 5 से 10 किलोमीटर तक तो ये सागर होता ही होता है ऐसे करके, फिर हमने देखा 200 मीटर तक वो हमने देखा था महाद्वीप मग्न तट देखा था। महाद्वीप होगा वो सोचो इतना मोटा होगा ऐसे करके, इससे तो ऊंचाई होगा, तो इसको हिट करना, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, और इसमें सियाल है, ठीक है, उसमें ज़्यादा और वो जो सियाल है सिलिकॉन है, वो ऊष्मा का सुचालक भी नहीं होता था, तो जब नहीं होता उसमें ऊष्मा प्रवाहित भी नहीं होती है। जैसे मैग्नीशियम अच्छे से आगे निकल जाता है, उसमें ऊष्मा अच्छी निकल जाती है, तो जो ऊष्मा निकल जाती है तो सुचालक नहीं, तो इसमें ऊष्मा पहले, एक तो ऊष्मा भी नहीं जा रही है और मोटा भी बहुत है, सियाल का बना है, तो इसलिए ये कम टूटता है, इसमें टूटन ज़्यादा मिलती है महासागरों में। ठीक, तो महासागर का जो तल है, तो इस तल में हमने देखा एक कहीं यहाँ पर बना हुआ हॉटस्पॉट, पेंटल प्लूम बोलते हैं, यहाँ से लावा यहाँ से निकलता है, तो ये क्या है, ये पहले जो हमने काला वाला बना रखा है ऐसे ब्लैक से ऐसे कैप बना रखी, ये पहले ऐसे आया होगा, जैसे बाद में आया, इसके बाद में ये नंबर 1 डायग्राम समझ लो, ये नंबर 2 की स्थिति हो गई, ये नंबर 3 की स्थिति हो गई। इससे पहले स्थिति होगी तो उसमें से मान लो लावा निकला हुआ, ये ब्लैक का मतलब काला लावा नहीं, लाल ही होगा, लेकिन मैं मार्क 2 ही है तो उससे बनाया, तो एक बार एक लावा निकला तो वह ऐसे करके स्टोर हो गया यहाँ पे आके, क्योंकि जब क्या है स्थिति क्या है,
जो पहले तो हिट करा होगा तो पहले दरार बनी होगी, जो फिशर जो दरार बीच में बनी होगी उस दरार में लावा भर जाएगा आगे आगे। यहाँ जब लावा भर जाएगा तो वो क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा, जो नया लावा आएगा क्योंकि अब जगह वो घुसना चाहेगा तो इधर हटेगा भाई। तो जो आया होगा वो पहले आया होगा वो इधर रुक गया, ठीक, यहाँ रुक गया। दूसरा आया, ये क्या बन गया, कटक बन गया। जैसे वहाँ पर चटका वहाँ से हटका तो मध्य महासागरीय कटक का मतलब कि महासागर के मध्य में एक कटक बन गया, रिज बन गई आगे। तो ये क्या हुआ, इससे पहले आया होगा वो यहाँ रुक गया होगा, दूसरा वाला आया, अब क्या है ये जम गया इसमें, जब जम जाए तीसरा आ रहा है यहाँ से फिर से आ रहा है, तो जब वो आ रहा है तो वो इसको धक्का देगा, तो हटो तो ये विपरीत दिशा में ऐसे धक्का देगा। तो ये क्या है, ये इधर आ गया, हमने लाल वाला देख लिया। अगले डायग्राम में क्या देख लिया कि लाल वाला ये काला शिफ्ट हो गया, फिर से काला लाल काला, अब एक और आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये बनता रह रहा है ऐसे करके। और ये मध्य, ये सागर का क्या प्रसरण हो रहा है, अभी सागर तो इतना छोटा था, मान लो यहाँ से इस डायग्राम को मैं यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ तक कर दिया, तो अभी सागर इतना था, अब ये जो लाल वाला यहाँ पे आ गया, सागर बढ़ गया ना थोड़ा सा बीच में, यहाँ से बढ़ गया तो इधर हो गया, फिर और इधर हो गया होगा। तो सागर का क्या होगा, सागर के नितल का प्रसरण हो गया, फैल गया सागर। तो सागर के से यानी जो सागर है अभी भी ऐसा हो रहा है, ये चल रहा है सब जगह कि सागर ऐसे फैल रहे हैं, ऐसे बड़े हो रहे हैं। तो यानी जो सागर का एरिया है यानी कि जो बढ़ रहा है, यानी कि अभी सागर इतने में था, ठीक, यहाँ पे रीज पड़ी तो ये सागर इतने में फैल गया, बढ़ गया, सागर हो गया, ठीक। तो उन्होंने फिर अभी सिद्धांत दिया, अब समझेंगे। अब बढ़ रहा है तो यानी कि बढ़ रहा है इसका मतलब कि अब तो बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर जगह खत्म हो जानी चाहिए, इतना बढ़ जाना चाहिए, है ना। लेकिन वो नीचे भी जा रहा है संग में, तो वो हम पढ़ेंगे रिज पुल और रिज पुश और स्लैब पुल पढ़ेंगे अभी हम। तो ये समझ में आया। पहले मध्य महासागरीय कटक जो हमने यहाँ लिखा है कि इस मध्य महासागरीय कटक से होने वाली ये जो ज्वालामुखी गतिविधि है, इसके अधीन इसको सबको मिला के जो सागर नितल के बारे में जो सिद्धांत बताया गया है, उस सागर नितल के प्रश्न को, सिद्धांत को क्या बोला, सागर नितल प्रश्न सिद्धांत बोला। और एक किन्ने दिया था 1960-1961 के आसपास, इन्होंने किन्ने दिया था, हैरी हेस, ये नाम भी ध्यान रखना, उनका नाम ध्यान रखना, अल्फ्रेड वेगनर उनका नाम ध्यान रखना, आर्थर होम्स, और फिर इनका नाम ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, तो आसपास का समय भी ध्यान रख लो, ठीक। अब इनके मुख्य सिद्धांत में आते हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने वही चीज़ बताई, इन्होंने कहा इनका नाम ही है सागर नितल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी का जो फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है, इन्होंने ये कहा। तो उन्होंने बढ़ रहा है, उन्होंने कहा कि आप बढ़ रहा है तो बता रहे हो, ठीक है, बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो नीचे से लावा ऐसे आ रहा है, अब ये क्या, ये महाद्वीप है, एक महाद्वीप होगा, महाद्वीप यहाँ पे ये जल है, एक महाद्वीप यहाँ भी तो होगा कहीं ना कहीं, तो बीच में तो होगा सागर, भर जाएगा। तो इस महाद्वीप के बीच में जो जल भरा हुआ है, इसमें क्या है, यहाँ से ऐसे आया यहाँ पर, और यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, कहीं हो सकता है। अभी जब लावा आया तो इसने यहाँ पर मतलब एक दरार बनाई, तो यहाँ से निकल गया। अब क्या हमने बात करी थी, वो सागर इधर बढ़ा, तो ये सागर का नितल है, जो सागर का नीचे वाला हिस्सा है वो इधर बढ़ा और ये इधर बढ़ा, ठीक। तो ये बढ़ने के कारण क्या है, फिर यहाँ पर महाद्वीप के जो बिल्कुल ऐसे महाद्वीप ऐसे बिल्कुल चिपटा हुआ है, महाद्वीप का ही सतह है। इसमें क्या है कि सागर का तल क्या होता है, भारी होता है, महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट क्या होती है, भारी होती है, और ये महाद्वीप की प्लेट होती है वो थोड़ी सी हल्की होती है मुताबिक। तो क्या है, जब इन दोनों की टकराहट होगी, जब महाद्वीप की प्लेट और महासागरीय प्लेट टकराहट होगी तो महासागरीय प्लेट नीचे जाएगी, ठीक है। ये बात समझना कि जो भारी होगी वो नीचे चली जाएगी। तो इसमें टकराए जब इससे आके, ये तो इधर जा रही थी, तो इससे टकराने के बाद तो ये दोनों जब आपस में टकराए तो ये महाद्वीप ये इसके नीचे चली जाएगी, जो भारी होगी वो नीचे सबमर्ज कर जाएगी, क्षेपित हो जाएगा, क्षेपण हो जाएगा। तो महासागरीय भूपृष्ठ में भ्रंश, यानी कि जो महासागरीय भूपृष्ठ पहले ये था, इसमें भ्रंश पड़ा, भ्रंश का मतलब दरार पड़ी, ठीक है, दरार पड़ा हल्का था, उसमें से फिर क्या होगा, इसमें नया लावा भ्रंश में भरेगा, इसमें नया लावा इस दरार में भरा, फिर क्या है, ये जो नया लावा भरेगा तो विपरीत दिशा में धक्का देगा, इधर को धक्का देगा, इसको धक्का दिया, किसको, महासागर के भूपृष्ठ को, ये जो हमने पॉइंट लिखे हैं। अब जिससे सागर नितल का प्रसार हुआ, यानी कि जो उन्होंने सिद्धांत दिया, उन्होंने क्या सिद्धांत, हमारे सागर नितल का प्रसार कैसे हो रहा है, सागर नितल जो बढ़ रहा है बार बार, वो बढ़ता हुआ कैसे आ रहा है कि वो ऐसे बढ़ रहा है कि यहाँ पे एक दरार बनी, भ्रंश बना सागर महासागरीय भूपृष्ठ में, उस दरार में, उस भ्रंश में लावा भरा, वो लावा ने इधर विपरीत दिशा में धक्का दिया, तो विपरीत दिशा में सागर नितल का प्रसरण हुआ। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जो क्या है कि आप ये समझो कि सागर नितल का प्रसरण होते जा रहा है, और सागर बड़ा होते जा रहा है, तो पृथ्वी जगह खत्म हो जाएगी। जितना नई महासागरीय भूपृष्ठ बन रही है, यहाँ ये नई, अब यहाँ पे क्या है, ये महासागरीय भूपृष्ठ पहले ऐसी थी जिस भी थी, अब एक नई आ गई क्योंकि ये नया आ गया, अभी देखो ऐसी थी, फिर बाद में ऐसी हो गई, अब ऐसी हो गई, तो नई बार बार आ पड़ी है, तो न्यू हर बार आ रही है। तो जितनी नई आ रही है उतनी ही पुरानी नीचे चली भी जा रही है वापस, यानी क्या कि ये नीचे ऐसे वापस चली जा रही है, इसके महाद्वीपीय प्लेट से टकरा रहा है, जब ये सागर महासागर का भूपृष्ठ नीचे का टकरा रहा है तो ये नीचे चला जा रहा है, और फिर जब नीचे चला जा रहा है यहाँ फिर वो स्थिति गर्म वाली स्थिति बन रही है, और नीचे होते 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 यहाँ फिर पिघल रही है, फिर ऊपर उठ रही है, फिर पिघल रही है, ऐसे जा रही है, और ये ऐसे जा रही है। ये बात समझ में आ रहा है कि यानी कि ऐसा नहीं कि वो बने पड़ा फैले पड़ा है तो खत्म हो जाएगा,
तो जो बन रहा है जितने नई मात्रा में बन रहा है उतना ही मात्रा में नीचे भी चला जा रहा है, तो वो फिर से पिघल रहा है, फिर से बन रहा है, ऐसे चल रहा है। तो ऐसे कन्वेयर बेल्ट होती है ना जो बनी होती है, बेल्ट होती है, देखा आपको जनरेटर वगैरह, तो बेल्ट की तरफ घूम घूम वापस आए, ऐसे ही चल रहा है कि कन्वेयर बेल्ट की तरह कार्य कर रहा है। तो इन्हें बताया कि जो नई महासागरीय भूपृष्ठ बनती है और पुरानी महाद्वीपों के नीचे गर्तों में जो गर्त बनते हैं यहाँ पे उसमें चली जाती है, और फिर यहाँ पे वही लावा वगैरह सब रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, उनकी ऊष्मा निकलती है, उनसे खनिज वगैरह गलते हैं, फिर गलती है, फिर ऊपर जाती है, फिर आती है। तो ये सब इन्होंने इन्हें बताया कि सागर निधल का ऐसा प्रश्न हो रहा है। इन्होंने बताया कि इन्होंने हैरी हेस ने या ऑर्थर होम्स ने, हैरी हेस ने, ये इनका सिद्धांत हुआ। ठीक, अब इन्हें साक्ष्य दी, फिर बात की ना आपने कह दिया सागर निधल फैला, उसके बारे में जानकारी बताओ कि हम कैसे मान लें ऐसे ही फैल रहा है। तो उन्होंने साक्ष्य में क्या बताया कि कटक तो समझ में आ गया, कटक मतलब क्या, जो बीच का हिस्सा जहाँ से टूट के ज्वाला निकल गया है रीजन, तो मध्य महासागरीय कटकों के सहारे की बड़ी मात्रा में लावा निकला। ये मतलब कि जो कटक है यहाँ से अभी भी दिख रहा है, आप खुद बोलने का कि आप देखो कि कटकों के सहारे कितना लावा निकल रहा है। तो अभी तो हमें बताना क्या कि फैल क्यों रहा है। तो उन्होंने बताया कि भाई जो लावा निकल रहा है, एक तो साक्षी मानो कि यहाँ से तो बहुत सारा लावा निकल रहा है यहाँ से बीच में, तो उन्होंने कहा लावा निकल रहा है, तो जो बड़ी मात्रा में लावा निकल रहा है, थोड़ा बहुत लावा निकलता है तो भाई एक बार निकल के रह गया, लेकिन बहुत मात्रा में लावा निकल रहा है। और वो क्यों निकल रहा है, सीधी बात है क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ पर ये जो है ये तो वैसे बहुत मोटी भी है, महाद्वीप की भूपृष्ठ चट्टान जो है सियाल से बनी हुई है, और वो ऊष्मा का सुचालक भी नहीं इतना, जो सिलिकॉन है उसमें ज़्यादा क्या है, सिलिकॉन अधिक मात्रा में, इसमें सीमा है, इसमें सिलिकॉन भी है, लेकिन मैग्नीशियम अधिक मात्रा में इसमें, तो इसमें जो अधिक मात्रा में उसमें सुचालक ज़्यादा है, तो उसमें ले लेता है फटाफट, जल्दी पिघल जाता है, जल्दी टूट जाता है, हट जाता है, रास्ता यहाँ दे देता है, लेकिन ये नहीं टूट पाता है। तो उन्होंने कहा लावा निकल रहा है बड़ी मात्रा में, ठीक है निकल रहा है। और इस कटक के जो केंद्र बना, जो महासागर के बीच में केंद्र बना, कटक के केंद्र वाला महासागर केंद्र, तो इस कटक के केंद्र से अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे, बिल्कुल कटक के बिल्कुल बीच में यहाँ से देखेंगे, अगर हम थोड़ा इधर जाएँ, यानी कि देखो अब बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे आ जाए वाली स्थिति में, एक चट्टान ये मिली हमें, चट्टान बन जाए, सूख ज़्यादा ला तो चट्टान बनाए, एक ये बना, फिर दूसरा ये, तीसरा ये वाला ये केंद्र से हमने बोला ना, लिखा कटकों, इसमें यहाँ से लिख रहे हैं कटकों के केंद्र से, यानी मध्य महासागरीय कटकों के केंद्र से चट्टानों की आयु, संरचना और चुंबकीय गुणों में समानता। यानी कि क्या कि अगर हम ये मध्य महासागरीय कटक, ये जो कटक है, इसके सहारे से, इसके केंद्र से हम अगर विपरीत दिशा में जाएँ, इधर जाएँ और इधर जाएँ, तो ये वाली चट्टान पहली और ये वाली काली, यानी ये और ये, इनकी आयु में, यानी जितनी पुरानी होंगी उतनी पुरानी ये भी होंगी, दोनों एक साथ तो निकली, तो इनकी आयु में समानता होगी, इनकी संरचना एक जैसी होगी, क्योंकि एक ही जैसे लावा से बने ही है, एक ही टाइम के लावा जो निकला गया उसमें जैसी संरचना इसकी होगी वैसी संरचना इसकी होगी, और इनके चुंबकीय गुण भी सेम होंगे। ऐसे ये दूसरे नंबर पे लाल वाले, इन दोनों के सेम होंगे, इसका और इसका, इनकी आयु जितने साल पुरानी होंगी उतने साल पुरानी ये होंगी। ठीक है, ऐसे इतने साल पुरानी होंगी, तो यानी कि इससे पता चल रहा है कि जो बीच में से लावा आ रहा है, जो आया है इसमें, वो इधर उधर बैठ रहा है, तो जब बैठ रहा है और नया आ रहा है, बार बार नया आ रहा है, तो आप इधर से इधर जब जा रहे हो तो आपको उनकी चट्टानों की जो आयु और समानता, चुंबकीय गुण वाला सब समान मिल रहा है, बिल्कुल इसके सेम की तरह। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऐसे से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सागर प्रसरण हो रहा है, तो इन्हें साक्ष्य दिया, ये बात पता चली। फिर उन्होंने कटकों के समीप चट्टानों नहीं, मतलब और इस कटक के समीप देखो, ये कटक है बीच में, तो ये वाले ये बार पकड़ लो, तो इसके समीप जो है, इसके समीप ये लेफ्ट में ये, राइट में ये, तो इन दोनों बिल्कुल चट्टानें बिल्कुल नई होंगी, बिल्कुल न्यू होंगी। ठीक, और अगर दूरी पे बढ़ जाए, थोड़ा और दूर बढ़ जाए, यहाँ से यहाँ तक दूर तक देखे जाके, तो चट्टानों की आयु में वृद्धि होती रहेगी, यानी कि ये पुरानी मिलेंगी, वो नहीं मिलेंगी पास वाली। तो इसका मतलब है जब कटक जहाँ पे उसके पास वाली चट्टान जब नहीं मिल रही है आपको, इसका मतलब है नया लावा बार आ रहा है, और आप दूर जा रहे हो तो आयु में वृद्धि होती जा रही है, ये पुरानी चट्टान होती जा रही है। ठीक, तो इसका मतलब है कि सागर फैल रहा है, ये साक्ष्य दे रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा, महासागरीय भूपृष्ठ की चट्टानों की तुलना में महाद्वीपीय पृष्ठ की चट्टानें अधिक पुरानी है। मतलब महासागरीय भूपृष्ठ, यानी कि ये भूपृष्ठ है, ये महासागर का भूपृष्ठ है, महासागर और भूपृष्ठ तो वही चीज़ हो, तो ये भूपृष्ठ जो है ये क्या है, चट्टानों की इनकी जो चट्टानें बन रही है, यानी ये चट्टान जो यहाँ बन रही है ऐसे बार बार, जो महाद्वीप के भूपृष्ठ होता है, इनके भूपृष्ठ पर जो चट्टानें पाई जा रही हैं वो थोड़ा उनकी चट्टान अधिक पुरानी, महासागरीय भूपृष्ठ की चट्टानों की तुलना में। अच्छा हाँ ठीक लिखा है, महाद्वीपीय, मुझे लगा उल्टा लिख दिया मैंने, महासागरीय भूपृष्ठ की चट्टानों की तुलना में महाद्वीपीय भूपृष्ठ की चट्टानें अधिक पुरानी, यानी ये इनकी जो चट्टानें हैं महाद्वीप की, ये बहुत अधिक पुरानी है। क्यों? क्योंकि वही बात बता रहे हैं कि ये तो पतला है बार बार, ये तो टूट भी जा रहा है, जो टूट जा रहा है फिर बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसमें, और ये ना टूट पा रहा है जल्दी, बहुत बिरले का भी टूट रहा है, विखंडन हो रहा है इसमें। जब टूट रहा है तो फिर क्या है, उसमें सुचालक उतना नहीं है, तो वो वहीं फंस के भी रह जा रही है। ऐसे कई बार ना, ऐसे कई बार दरार बन के रह जाती है, वहीं लावा थोड़ा फंस के रह गया, नहीं ऊपर तक नहीं जा पाया, ऐसा भी होता है। तो हम देखेंगे ज्वालामुखी जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे करके बेथिलिक वाला लावा देखेंगे कैसे जम जाता है अंदर, वो हम सब पढ़ेंगे कि ऐसे जम जाता कहीं पर, तो उसके स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो उसको क्या क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर समझे कि ये पुरानी क्यों है, उन्होंने कहा कि भाई, अब इन्हें एक और बताया, एक रीज़न और दिया, क्योंकि ये जो है इसकी चट्टानें ये नई है इनकी तुलना में, ये अधिक पुरानी है।
अब ये नई है, इसका मतलब बार बार बन रही होंगी, तभी तो नई दिख रही है इनकी तुलना में। और कितनी नई है कि आपको ढूंढने में मिल जाएंगी तो महाद्वीप की चट्टान में 4 अरब साल पुरानी तक मिल जाएंगी इसकी चट्टानें महाद्वीप की। और इसकी चट्टान महासागर के तलों की चट्टानें खोजोगे तो 20-30 करोड़ साल पुरानी मिलेंगी, इससे ज़्यादा पुरानी ही नहीं मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ा अंतर हो गया। इसका मतलब है 20-30 करोड़ साल बाद बार बार बनती रहती है, नहीं बनती रही, तो इससे ज़्यादा पुरानी मिल ही रही है, तो यानी कि बार बार नहीं बन रही है, इसका मतलब फैल रहा है। तो इन रीज़न ये समझ में आया। तो इसमें आप ये लिख लोगे इस वाले पॉइंट में बाद में कि क्या वो अभी नहीं बस कि ये सियाल का बना हुआ होता है, ये मोटा होता है भूपृष्ठ बहुत, तो ये जल्दी टूटता नहीं है, और ये क्या है टूट जाता है अधिक तौर पे। और इसमें क्या है सियाल जो है सिलिकॉन होता है वो ऊष्मा का सुचालक अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए ऊष्मा जल्दी प्रवाहित नहीं हो जाती है। चौथे इसमें इस वाले पॉइंट में जो आपको लिखना है कि ऊष्मा सुचालक ज़्यादा ऊपर बढ़ते नहीं है। और उसमें क्या मैग्नीशियम में ऊष्मा का सुचालक अच्छा होता है, तो उसमें ऊष्मा जल्दी प्रवाहित हो जाती है, तो वो जल्दी टूट पिघल जाता है और रास्ता दे देता है निकलने के लावा के। ये बात समझ में आई। अगला पॉइंट क्या है, कह रहे हैं गर्तों के सारे जो इसमें गर्त बनेंगे, यहाँ महाद्वीप इसमें गर्त बना, इस गर्तों के सारे भूकंप मूल, हम फोकस पीछे पढ़ के आए थे कि भूकंप जहाँ से बनता है, जहाँ से निकलती है उसमें, तो भूकंप मूल, और ऊपर वाले क्या बोलते हैं जहाँ पे आती है एपिसेंटर, ठीक है। तो भूकंप यानी फोकस, और ये यानी कि गर्तों के सारे भूकंप मूल बनना है, फोकस बनना है, वो कैसे बनते हैं, गहरे बनते हैं, ठीक। और इसमें गहरे का मतलब क्या है, जैसे गहरे का मतलब अगर आप ऊपर से देखोगे 0 किलोमीटर से 50 से या 70 किलोमीटर तक देखोगे तो उसे छिछले भूकंप मूल बोलते हैं कि वो छिछला बहुत कम गहराई में बन रहा है। और मध्य भूकंप मूल बोलते हैं कि जो 50 या 70 से 350 तक पहुंच जाए, तो उसे मध्य भूकंप मूल बोलेंगे। और गहरे भूकंप मूल क्या बोलेंगे, जो 300 से लेके 350 से लेके 650 या 700 तक की गहराई तक, जो जहाँ फोकस मतलब फोकस कितने नीचे से आ रहा है। तो जब फोकस अगर पता चला फोकस आया ऐसे 50 किलोमीटर के आसपास से फोकस बना है, वहाँ से भूकंप आया है, तो इसे बोलेंगे छिछला भूकस, मतलब बहुत छिछला भूकंप मूल है, बहुत कम, मतलब इसकी वैसी होगी नीचे से कम नीचे जाए। और गहरा जितना गहरा होगा उतना अधिक तीव्रता वाला होगा, वो उतना ज़्यादा विनाश करेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो इसमें क्या इसी के सारे हम एक कंसेप्ट है रिज पुश और स्लैब पुल का। देखो रिज पुश का मतलब क्या है, रिज का मतलब वही कटक, उसको पुश करना, उसको खींचना, ठीक। और स्लैब पुल का मतलब क्या, मतलब पुश को मतलब धक्का देना, और जो स्लैब का मतलब एक, हाँ, पुल मतलब खींचना, और पुश मतलब धक्का देना। तो रिज पुश का मतलब क्या हुआ, ये जो रिज है, ये देखो ये कटक जो बना, तो रिज पुश किसको बोलेंगे, 2 वर्ड ऐसे मिल जाए, रिज पुश और स्लैब पुल। तो रिज पुश का मतलब क्या हुआ कि जो रिज है, हाँ कटक, यानी कटक है, इससे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो रिज पे जो लाभ आ रहा है वो इधर जाएगा, तो रिज को पुश से बोलेंगे, जो कटक को पुश कर रहा है उधर, ठीक। कटक को पुश कर, ये रिज पुश एक बल हो गया एक तरीके से। और स्लैब पुल क्या हो गया, स्लैब पुल ये हो गया कि एक तो आप क्या कर रहे हो, आप धक्का दे रहे हो तो ये इधर जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि स्लैब पुल लगने लगता है कि आपको धक्का देोगे ना तब ये खींच लेगा। जैसे क्या ये जो पोर्शन यहाँ जो लगेगा, जो ये चट्टान नीचे आएगी, तो जब चट्टान ये कौन सी महासागरीय भूपृष्ठ है जो नीचे आएगा, तो वो एक टाइम आते आते यहाँ तक ना इतना भारी हो जाता है, जब नीचे आ गया तो यहाँ पर जो इतना भारी हो जाएगा ये कि अपने आप भारी, इसके वजन से ये खींच जाएगी, ठीक। तो ये वजन से जब खींच जाएगी तो एक तो रिज पुश लग ही रहा थोड़ा सा, और एक और लग रहा है, यानी महासागर और खींच रहा है, तो ये बार बार महासागर ऐसे फिर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे रिज पुश लगा, फिर यहाँ स्लैब पुल लगा, तो इसलिए जल्दी हो रहा है। समझ में आया। स्लैब पुल कहाँ लगेगा, जो भारी हो जाएगी, जो यहाँ तक अभी गली, यहाँ तक नहीं गली होती है, जहाँ से गल जाएगी वहाँ टूट जाएगी, यहाँ लावा बन के, फिर देखो लाल हो गई, ये लाल होते होते यहाँ पे फिर लावा बन जाएगी, फिर ऐसे मैग्मा बन जाएगी, मैग्मा बन के ऊपर लावा बन के निकलेगी, फिर खींचेगी। ये बात समझ आ रही है। यानी कि स्लैब पुल और रिज पुश बल जो और लग रहे हैं, इनके कारण क्या है कि ये महासागरीय जो हम देख रहे हैं उसका प्रसार हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है। ये इन्होंने बोला, तो इसलिए इनका छिछले भूकंप मूल का मतलब बता दी मैं, खाली जिसकी गहराई इतनी तक होती है उसे छिछले भूकंप मूल बोलते हैं। और इसके सारे यानी स्लैब पुल के सारे, यानी फोकस मूल पता है गहरे जो होते हैं, जो बहुत सारे बनते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे बन जाते हैं। यहाँ देखो यहाँ पे बहुत सारे वो फोकस बन जाते हैं, 1 2 3 4, यहाँ फोकस होता है, यहाँ से भूकंप आने का सोच रहे हो, और यहाँ पे हिट करते हैं बहुत तेजी से, जहाँ स्थिति ऐसी होती है कि स्थिति एक प्लेट नीचे जा रही है, एक प्लेट ऊपर जा रही है, तो ये प्लेट जो नीचे जाएगी ये पिघलेगी, अब यहाँ पिघलेगी तो इससे ऊपर उठेगी, तो इस पर अच्छी यहाँ भूकंप आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो फोकस बहुत सारे बन जाते हैं, एक फोकस नहीं बनता गहरे, जब जितना गहरा होगा उतने ज़्यादा फोकस बनेंगे, यानी 3-4 फोकस बन जाएंगे, तो 3-4 भूकंप ऐसे लाने की कोशिश करेगा, ज्वालामुखी को लावा ऊपर उठेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ समझते रहना कि जहाँ पे ऐसे नीचे जाएगा तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होंगे, और जहाँ पे प्लेटें नहीं है तो वहाँ पे नहीं आता है। ऐसा भी हम आगे पढ़ेंगे ऐसे कि प्लेट है, ये प्लेट है, ये गति कर रही है, ऐसे करके सागर तल था उस पर ऐसे गति कर रही है, तो क्या अभी कहाँ पर है, अभी मान लो ऐसे जैसे यहाँ पर था, एक बार जब भूकंप मूल यहाँ पे, तो यहाँ पे भूकंप आया, लावा आया, तो यहाँ पे वो बन गया, थोड़ा सा चट्टान बन गया, आगे निकल गई, ये आगे बढ़ के गति कर गई, तो जब ये आगे बढ़ जाएगी तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ लावा निकल जाएगा,
फिर ऐसे निकल जाएगा। तो ऐसे बहुत जगह से लावा पड़ा हुआ मिलेगा, तो वो आगे बढ़ती चली जा रही है। एक टाइम का एक दिन में ऐसा नहीं होगा, कई सालों कई और करोड़ों साल लग जाते हैं तब ऐसे बढ़ रही है, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा गति हो रही है इनकी, बहुत ज़्यादा नहीं कि 1 किलोमीटर की स्पीड चल रही है, कैसे चल रही है, बहुत हल्की हल्की, वो भी हम देखेंगे। लेकिन स्लैब पुल समझ में आया कि स्लैब पुल बल लग रहा है और रिज पुश तो लग ही रहा है, अपने आप जो धक्का दे रहे हैं, इनके कारण और सागर का प्रसार हो रहा है, और सागर प्रसार हो रहा है इसका मतलब प्रसार ही नहीं हो रहा है सिर्फ, और वो नीचे भी चली जा रही है। ठीक, अब मूल्यांकन में देख लेते हैं इनके बारे में कि मूल्यांकन में क्या है। कि उन्होंने कहा कि इससे फ़ायदा हमें क्या हुआ, इससे फ़ायदा एक तो ये हुआ कि हमें सिर्फ एक यही नहीं पता चला कि महासागर, आपने तो ये बताया था पीछे हमने 2 सिद्धांतों में क्या देखा था कि महाद्वीप जो है वो बस खाली मतलब वो उसका स्वरूप क्या है, गत्यात्मक स्वरूप है, यानी कि उससे तो हमें वही पता चला। लेकिन इससे हमें ये भी पता चला कि जो महासागर है उसका स्वरूप भी गत्यात्मक है, यानी महासागर का तल है, महासागर का तल भी इधर जा रहा है। ठीक, तो एक तो हमें ये पता चला, और बल्कि इसके सहारे से हमें एक फ़ायदा ये मिलता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है, अब वही हमने देखा ना पीछे, हमने देखा जो फेरस और निकल जो है वो इतनी तेज़ी से घूम रहे हैं, तो मेंटल प्लूम जो मेंटल के अंदर घूम रहा है ना बहुत सारा लावा, तो उसमें घूमने के कारण से हमने देखा था उसमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा बड़ा हुआ मिल रहा था, देखा था ना, तो हमने डायनामो यंत्र बढ़ा था, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र उसी से बन रहा था। तो इसी के सहारे से हमें इससे सहारे से थोड़ा और पता चल रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के उत्क्रमण की सूचना भी हमें इस सिद्धांत के सहारे थोड़ा मिली, थोड़ा ये फायदा हुआ इसका, इस सिद्धांत का। और दूसरी बात क्या है कि आगे जो हम प्लेट विवर्तनिकी पढ़ेंगे सिद्धांत, यानी विवर्तन का मतलब क्या होता है, विवर्तन का मतलब होता है कि पृथ्वी पर जो भी कोई चीज़ घटना घट रही हो, मतलब कुछ भी बन रहा है, टूट रहा है, तो उसको बोलते हैं विवर्तन। और जो ये प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बोलेंगे विवर्तनिकी। मतलब ग्रीक के एक देवता हैं टेक्टोन नाम से, तो टेक्टोन देवता क्या करते थे, बढ़ई का काम था उनका कि वो तोड़ते थे बनाते थे, बढ़ई का काम क्या है, तोड़ना बनाना। तो टेक्टोन से उन्होंने नाम रख दिया इसका टेक्टोनिक्स, तो इसको प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। टेक्टोनिक्स का मतलब क्या हो गया कि कुछ चीज़ बन रही है, कुछ टूटे बन क्या रही है, जहाँ पे ये देखो, जहाँ पे ऐसे जुड़ेंगे तो वहाँ पे ऐसे बनेगी, और जहाँ से ऐसे अब वो अपसारी हो रहा है, हट रहा है, तो वहाँ पे टूट रहा है, तो इसको बोल देंगे जुड़ना और बढ़ने की प्रक्रिया। तो विवर्तनिकी की जो प्रक्रिया है, तो प्लेट विवर्तनिकी की जो सिद्धांत है उसकी जो रूपरेखा, शुरुआत की रूपरेखा बनेगी, ठीक, वो उसका श्रेय किसको दिया जाता है, हैरी हेस को दिया जाता है, क्योंकि इनके सिद्धांत से हमें पता चला कि सागर का तल भी इधर उधर मूव कर रहा है, और महाद्वीप का पता चल गया, महाद्वीप भी इधर उधर मूव कर रहा है। अभी आपस में टकराएंगे, सागर की प्लेटें टकराएंगी तो क्या होगा हम ये देखेंगे, महासागर और सागर की प्लेट टकराएगी तो क्या होगा देखेंगे, और महाद्वीप भी तो आप लोग सकता है। तो ये 3 कंडीशन बनेंगे, एक क्या, महाद्वीप और महाद्वीप टकराएगा आपस में, और एक सागर महासागर टकराएगा, नहीं सागर और महाद्वीप, और एक क्या है, सागर टकराएंगे, तो अब देखेंगे तो क्या होगा स्थिति, वो हम समझेंगे। लेकिन अभी क्या है, अब इसके बाद हम सिद्धांत कौन सा पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लिया अब ये सिद्धांत हो गया, इसमें कोई चीज़ रह गई, सब हो गया फिलहाल अब सिद्धांत में। अब हम आगे देखेंगे क्लास में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसको ध्यान रखना है। इसका फायदा बस इतना ही है कि हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के उत्क्रमण की सूचना भी मिल जाती है इससे, और बाकी तो प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने थोड़ा प्रारंभिक रूप का हमें योगदान दिया, बस इतना काफ़ी है। और रिज पुश और स्लैब पुल, ये बल थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि ये बल भी उत्तरदायी है सागर के लिए। स्लैब पुल क्या है, अपने आप ही एक स्थिति के बाद खींचने लग रहा है बस, ठीक। चलो इतना रखते हैं, धन्यवाद।